हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अक्षय देसाई आप सबका सेट स्क्वायर एकेडमी की तरफ से इस डेमो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स और ये जो डेमो है वो एक जनरल डेमो रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर यूनिवर्सिटी एंड ब्रांच। मतलब आप अगर ये सब्जेक्ट देखोगे तो एमएसबीटी डिप्लोमा एंड मुंबई एंड पुणे यूनिवर्सिटी डिग्री दोनों के सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांच के लिए ये सब्जेक्ट होता है। बट ये सब्जेक्ट सिविल ब्रांच के लिए डिग्री में थर्ड सेमेस्टर में होता है। मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, FM1 एंड FM2। पुणे यूनिवर्सिटी में सिविल में ये सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में है और मैकेनिकल ब्रांच के लिए डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए ये फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। सिर्फ डिप्लोमा में इसका नाम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी है और सिविल में इसका नाम हाइड्रोलिक्स है। तो हाइड्रोलिक्स में थोड़ा सा पार्ट अलग होता है, बट जो बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है वो भी उसमें रहता है। तो आज का जो डेमो रहेगा वो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर यूनिवर्सिटी एंड ब्रांच कॉमन रहेगा। मतलब आज का कंसेप्ट आपको आपके ये FM सब्जेक्ट में कंपलसरी पढ़ना ही है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी रहने दो या फिर आपका कोई भी ब्रांच रहने दो। तो अगर आपको ये डेमो लेक्चर अच्छा लगता है तो उसके बाद अगर आपको रेगुलर लेक्चर के लिए ऑनलाइन ट्यूशंस लगाना है तो उसके बाद जो रेगुलर लेक्चर्स होने वाला है वो फिर आपका स्पेसिफिक ब्रांच एंड यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही होगा। मतलब हम लोग ने आपके यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन सेट बनाया है जो प्रॉपरली चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है। तो आपका पर्टिकुलर लेक्चर्स वो क्वेश्चन सेट के हिसाब से ही होगा। तो अभी आपको मैं यहाँ पे एक सैंपल दिखा देता हूँ। तो अभी जो हम लोग ने सैंपल यहाँ पे रखा है वो है सेमेस्टर 3 का सिविल ब्रांच का ये क्वेश्चन सेट है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सेट देखोगे तो इसमें आपको थर्ड सेमेस्टर जितने भी सब्जेक्ट्स है सिविल ब्रांच में मुंबई यूनिवर्सिटी के वो सब सब्जेक्ट्स का हम लोग ने चैप्टर वाइज क्वेश्चन सेट यहाँ पे दिया है। तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का भी है। तो हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि इसमें कैसे अरेंज किए क्वेश्चंस। तो मैथ्स का देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मतलब टाइप वाइज उसको सेग्रीगेट किया है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली FM में जाते हैं। तो FM के लिए आप देखोगे तो वापस सेम कंसेप्ट यूज किया है यहाँ पे। तो इसमें भी हम लोग ने थ्योरी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अलग अलग सेपरेट किया है। यहाँ पे देखो ये FM का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो उसमें जो थ्योरी क्वेश्चंस पूछा है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा है। अगेन सॉम या मॉस की तरह ही ये जो सब्जेक्ट है वो मोस्टली न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस होता है। तो हमारा रेगुलर लेक्चर्स में भी ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे ही होगा और जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे थ्योरी कंसेप्चुअल और जो डेरिवेशन जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम लोग वो पढ़ेंगे, बट ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो न्यूमेरिकल्स पे भी हम लोग ने जो क्वेश्चंस अरेंज किए वो भी टाइप वाइज अरेंज किए। मतलब अगर 2-3 क्वेश्चंस जो है वो सिक्वेंशियली अरेंज किए कि जिसमें सेम मेथड अप्लाई होने वाला है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया तो बचे हुए क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इसका एडवांटेज ये रहेगा कि हम लोग ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप ये रेगुलर लेक्चर कंटिन्यू करोगे तो भी आपको ये आपका क्वेश्चन सेट दिया जाएगा। और अगर सपोज आपको ऑनलाइन ट्यूशंस नहीं लेना है और आपको सिर्फ ये क्वेश्चन सेट चाहिए तो हमारा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है सेट स्क्वायर एकेडमी का। वहां पे जाके आपको ये सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा और फिर आपको ये क्वेश्चन सेट का एक्सेस मिल पाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड्रॉयड ऐप का लिंक और ये एंड्रॉयड ऐप के लिए कैसे जाके सब्सक्रिप्शन करना है उसका पूरा एक डिटेल वीडियो प्रोसीजर उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, और अगेन अभी जो मैं डेमो ले रहा हूँ वो हिंदी में ले रहा हूँ। बट अगर किसी को लैंग्वेज का इश्यू है तो मैं ये सेम ऑनलाइन रेगुलर लेक्चर के दौरान इंग्लिश या मराठी में भी ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे बैरियर नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होगा तो ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे ही करना है, तो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उतना लैंग्वेज का इशू नहीं आना चाहिए। तो इतने इंट्रोडक्शन के बाद लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल डेमो ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो जैसे हम लोग ने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा था, बट हम लोग ने वहां पे फ्लूइड्स नहीं पढ़ा था, वहां पे हम लोग ने सॉलिड्स का मैकेनिक्स पढ़ा था और उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ फोर्स स्टडी किया था।
वैसे ही अभी आप थर्ड सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस में और एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो वहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडीज पे फोर्स का इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। बट अगेन वहां पे भी जो बॉडीज कंसिडर्ड है वो सॉलिड है, मतलब उसको सॉलिड मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वो सिर्फ फ्लूइड्स के अंदर जो फोर्सेस या प्रेशर जो भी है उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स ऑब्वियसली इसके साथ डील करेगा कि फ्लूइड्स का स्टडी करेगा। अभी फ्लूइड्स में क्या क्या आता है, फ्लूइड्स में दो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स है, ये तो बेसिक आपने पहले ही पढ़ा रहेगा कि लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो लिक्विड्स एंड गैस का डिफरेंशिएशन वो सब कंसेप्ट बेसिक है, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूँ। तो अभी ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स क्या क्या होते हैं और उसके ऊपर मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स को वेटेज ज्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्लूइड क्या होता है वो तो आपको पता ही है, आइदर लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अभी उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो आपने ऑलरेडी 11th-12th फिजिक्स में भी कुछ या इसके प्रॉपर्टीज पढ़े रहेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। ये प्रॉपर्टी हम लोग ने ऑलरेडी 11th में जो फर्स्ट चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें हम लोग ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज के यूनिट्स एंड डायमेंशंस डिराइव किए थे, उसमें ये तो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा ही रहेगा। तो ऑब्वियसली डेंसिटी का फॉर्मूला आपको सबको पता है, विच इज मास अपॉन वॉल्यूम। बट और एक डेंसिटी होता है जिसको बोलते हैं वेट डेंसिटी। तो अभी यहाँ पे फर्क क्या है सिर्फ डेंसिटी में एंड वेट डेंसिटी में। तो ऑब्वियसली सिर्फ डेंसिटी या फिर उसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं। तो मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली वेट डेंसिटी मतलब क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। अभी यहां पे मास मतलब क्या होगा, केजी, एंड वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। अगर मैं यही फॉर्मूला नोटेशंस में बात करूं तो मास डेंसिटी के लिए सिंबल यूज होता है रो। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, मास अपॉन मतलब स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ पे जो v है वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम है, क्योंकि आगे जाके हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी भी आने वाला है। तो अभी मैं जो यहाँ पे v लिख रहा हूँ वो वॉल्यूम है और यूनिट है पता है आपको केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, देन वेट डेंसिटी, ऑब्वियसली वेट अपॉन वॉल्यूम। तो आपको ऑलरेडी वेट एंड मास में रिलेशन तो पता ही है। अभी ऐसा मत बोलो कि किसी को भी आपने वेट पूछा तो वो वेट केजी में बताता है, बट वो गलत है, क्योंकि वेट क्या होता है, फोर्स होता है। तो वेट का तो हम लोग ने फॉर्मूला, हम लोग जब भी फ्लूइड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तभी जब भी फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं तो आपने देखा रहेगा कि अगर ये ब्लॉक है तो उसका वेट हम लोग डाउनवर्ड्स दिखाते हैं और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स दिखाते हैं। तो वेट हम लोग केजी में नहीं लिखते, केजी जो रहता है जो भी उसको हम लोग 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो आपको मिलता है वो न्यूटन में मिलता है। तो आपको इतना तो पता है कि वेट किस में होता है, न्यूटन में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मास को जी मतलब 9.81 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तभी वेट मिलता है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला आगे जाके ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल W फॉर वेट एंड कैपिटल V फॉर वॉल्यूम। बट अभी कैपिटल W के लिए हम लोग ने देखा कि फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी। तो यहाँ पे मैं आगे जाके m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ। ओके, बट अभी प्रीवियस डेफिनेशन में हम लोग ने क्या देखा, जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम है। तो वेट डेंसिटी के फॉर्मूला में भी ये मास अपॉन वॉल्यूम आ रहा है। तो ये m बाई वी को मैं रो लिख सकता हूँ और बचेगा क्या, रो जी। ठीक है, तो अभी वेट डेंसिटी के आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो डायरेक्टली वेट अपॉन वॉल्यूम एंड दूसरा डायरेक्टली रो जी। और इसको सिंबल यूज होता है वेट डेंसिटी के लिए, यूजुअली स्मॉल w भी यूज होता है और कभी कभी ये सिंबल भी ऐसे r के जैसे होता है, ग्रीक सिंबल, वो भी यूज होता है। बट और एक चीज इसमें, जो वेट डेंसिटी है
उसको दूसरा और एक नाम है, उसको स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको डेटा देते टाइम स्पेसिफिक वेट लिखा रहेगा, तो आपको समझना चाहिए कि वो वेट डेंसिटी ही है। ठीक है, और आगे जाके जब भी आपको बहुत बार वेट निकालना पड़ता है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अगर मैं इक्वेट करूँ, तो मुझे आगे जाके जो वेट का फॉर्मूला बहुत जगह पे यूज करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ से डायरेक्टली रिमेम्बर करना है कि ये रो जी इंटू वॉल्यूम आप लिख सकते हो। तो वेट का बहुत बार आपको आगे जाके अभी वेट निकालना पड़ेगा इन फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आपको वेट का ये फॉर्मूला, वेट का आपको सॉलिड में तो mg पता ही है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में वेट निकालोगे तो मोस्टली आपको ये फॉर्मूला ही काम आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग थर्ड डेफिनेशन पे जाते हैं, विच इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। अभी ये डेफिनेशन इतना आगे जाके काम नहीं आता है, फिर भी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, मतलब जो थियरी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये डिफाइन करने के लिए ये पूछा जाता है, तो ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसका फॉर्मूला है सिंपली 1/ρ। मतलब क्या, जो मास डेंसिटी था उसका अगर रेसिप्रोकल किया, मतलब फॉर्मूला एक्चुअली में क्या रहेगा, वॉल्यूम अपॉन मास, मतलब इसको ही उल्टा करना है। ठीक है, तो इसका ऑब्वियसली यूनिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मीटर के ऊपर जाएगा और केजी नीचे आएगा। ओके, और एक चीज, वेट डेंसिटी का यूनिट तो हम लोग ने देखा ही नहीं, तो यहाँ पे वेट डेंसिटी का ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वेट है ऊपर, नीचे वॉल्यूम है, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब मास डेंसिटी में केजी पर मीटर क्यूब है और वेट डेंसिटी में न्यूटन पर मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, तो आई होप अभी तक के सब डेफिनेशंस आपको क्लियर है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो अभी तक हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा है वो है वेट वाला, वो आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है। और अभी जो चौथा प्रॉपर्टी है वो भी आगे जाके बहुत काम आने वाला है, और वो उसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर दूसरा नाम है उसको रिलेटिव डेंसिटी। तो अभी जब भी टर्म रिलेटिव आता है, रिलेटिव मतलब क्या होता है, हम लोग दो सेम क्वांटिटीज कंपेयर करते हैं फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव। तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी कंपेयर हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे डेंसिटी लिखा है, तो इसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो अभी गिवन फ्लूइड एंड स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब क्या, तो अभी स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स जब स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि फ्लूइड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है लिक्विड एंड दूसरा है गैस। तो अभी लिक्विड्स तो बहुत सारे हैं, मतलब वाटर भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है, तो इन सब में वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, अभी गैसेस भी बहुत सारे हैं। ओके, मतलब एयर भी गैस में आएगा, तो ऑब्वियसली गैसेस के लिए एक स्टैंडर्ड, मतलब हम लोग एयर को स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई और फ्लूइड का डेंसिटी निकालना है, ओके, तो ये चीज, ये जो फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, बहुत काम आता है। तो उसका सिंबल मोस्टली एस यूज होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो ऊपर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रहेगा एंड नीचे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो अभी डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लोग ने देखा कि अगर वो लिक्विड है तो वाटर, और वाटर का डेंसिटी पता होना चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको उस कांस्टेंट वैल्यू जो है वो पता होना चाहिए, वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। कुछ बुक्स में उसको 979 भी लेते हैं, बट इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि अगर आप 1000 लोगे तो वो कैलकुलेशन के लिए भी इजी होता है। ठीक है, और जो एयर है, दूसरा है स्टैंडर्ड फ्लूइड, वो है गैस के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं एयर। तो दूसरा जो वैल्यू है डेंसिटी का, वो आपको लेना है
1.23, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग ये जो वैल्यूज है आपको दिया नहीं जाएगा क्वेश्चन में, या आपको एज अ कांस्टेंट याद रखना है। और एक जो डेंसिटी आपको बहुत बार काम आता है और जो क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है तो आपको वो याद रखना है, वो होता है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होगा 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो ऑब्वियसली अगर मर्क्यूरी का डेंसिटी पता है तो मर्क्यूरी किस में आएगा, लिक्विड में या गैस में? लिक्विड में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक दूसरा आपको ऑप्शन देता हूँ। अगर सपोज डेंसिटी के बदले आपको मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा तो ऑब्वियसली वो कितना रहेगा, आप बता सकते हो? तो अभी देखो, ऊपर है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अभी मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड जो है, अभी मैं लिक्विड का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्लूइड के जगह पे मैं मर्क्यूरी लूंगा, तो उसको स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? वाटर के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी मर्क्यूरी का फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या मिलेगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड है तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने कितना बताया आपको, ये ऐसे स्टैंडर्ड याद रखना है, तो वो रहेगा ऊपर रहेगा 13,600 एंड नीचे रहेगा 1000, तो आपको बचेगा कितना? 13.6। अगेन ये तो दो डेंसिटी का रेशियो है, मतलब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको कुछ भी यूनिट नहीं रहेगा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। मतलब अगर उल्टा आपको डेटा दिया है, मतलब कि अगर आपको मर्क्यूरी का डेंसिटी नहीं पता है और आपको उसके बदले स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है या रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू दिया है उसको सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अगर वो गिवन फ्लूइड मतलब लिक्विड है तो। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली वो फ्लूइड का डेंसिटी मिल जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कोई भी जो फ्लूइड रहेगा मतलब अदर देन वाटर और एयर, तो आपको क्या करना है, उसका अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दिया है तो आपको जस्ट वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू है उसको आइदर 1000, अगर वो लिक्विड है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर वो गैस है तो उसको 1.23 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? वो गिवन फ्लूइड का डेंसिटी मिल जाएगा। ओके, अभी इसमें और एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ मास डेंसिटी का रेशो लिया है फ्लूइड एंड स्टैंडर्ड फ्लूइड का, तो वैसे ही आप वेट डेंसिटी मतलब स्मॉल डब्ल्यू का भी ले सकते हो, क्योंकि जब भी आप स्मॉल डब्ल्यू लिखोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? रो जी। तो ऊपर आएगा रो ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे क्या आएगा? रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड अगेन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो इन शॉर्ट आपको वापस यही फॉर्मूला मिलने वाला है। मतलब आप जो रेशो ले रहे हो वो मास डेंसिटी का भी ले सकते हो एंड वेट डेंसिटी का भी ले सकते हो, बट मोस्टली ये मास डेंसिटी के लिए ही आपको रिक्वायर्ड डेटा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो आई होप आपको ये चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स समझे रहेंगे। तो अभी इसमें से मोस्टली जो इंपॉर्टेंट आपको आगे जाके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है वो मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। तो इसमें से पहला जो पार्ट है जो आपको बहुत काम आएगा वो है ये वाला, वो हम लोग ने वेट डेंसिटी के डेफिनेशन से ये डिराइव किया फॉर्मूला। बाद में जो दूसरा काम आने वाला है ये वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला। ठीक है, अभी हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिकॉज उसके ऊपर बेस्ट हम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है विस्कोसिटी। तो अभी विस्कोसिटी क्या होता है उसके पहले कुछ मैकेनिक्स का एक कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, विच वाज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हम लोग ने क्या देखा था, जब भी एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर हम लोग उसको मूव कर रहे हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स पी, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में वो मूव होगा, बट उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा ये कांटेक्ट सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तो हमने पढ़ा है फ्रिक्शन चैप्टर में। तो सेम वे यही लॉजिक अभी मुझे विस्कोसिटी के लिए यूज करना है, बट यहाँ पे विस्कोसिटी पे हम लोग
ब्लॉक या सरफेस के बदले अभी बात करेंगे बिटवीन टू फ्लूइड लेयर्स जो मूवमेंट होगा उसका। तो अभी वो एक ग्राफ के हिसाब से हम लोग देखते हैं पहले। तो एक ग्राफ बनाते हैं। एक है वाई एक्सिस, मतलब मैं अलोंग द वाई एक्सिस जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें मूव होऊंगा, और दूसरा जो है वो एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है कि एक्स एक्सिस एक फिक्स्ड सरफेस है, मतलब जो सॉलिड बाउंड्री है जिसके ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो फ्लूइड सॉलिड बाउंड्री के साथ कांटेक्ट में होगा, जो फिक्स सरफेस होगा, उधर तो उसका वेलोसिटी जीरो से ही स्टार्ट होगा, और जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है वो मोस्टली ऐसे पैराबोलिक बनता है। ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, अगर आप एट अ डिस्टेंस y, यहाँ से फ्री फिक्स सरफेस से एक y डिस्टेंस पे एक फ्लूइड लेयर कंसीडर करते हो, ये वाला, तो उसका जो वेलोसिटी रहेगा तो ये डायरेक्शन में रहेगा। एंड लेट अस अज्यूम y के लिए जो वेलोसिटी है वो रहेगा u। ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि और थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर, मतलब बाय स्मॉल अमाउंट, क्योंकि हम लोग को एडजेसेंट लेयर ही लेना है, तो y चेंज होगा सिर्फ स्मॉल अमाउंट dy से एडजेसेंट लेयर के लिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो एडजेसेंट लेयर है, मतलब बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा y डायरेक्शन में। तो अभी जो करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट लेयर है ऊपर वाला, उसका लेट अस अज्यूम की वेलोसिटी u प्लस du है। ठीक है। तो अभी जो दो लेयर एक दूसरे के ऊपर मूव हो रहे हैं फ्लूइड के, तो ऑब्वियसली वहां पे भी क्या होगा, ड्यू टू मूवमेंट एक दूसरे के ऊपर जो हो रहा है, तो वहां पे भी रेजिस्टेंस ऑफर होगा, और वो जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। ओके। तो ये कंसेप्ट के ऊपर ही हम लोग को ये विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। तो अभी विस्कोसिटी क्या होता है कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड लेयर के लिए, उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो अभी ये तो हो गया डेफिनेशन, बट इसका जो फॉर्मूला है वो हमको मिलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो उसके पहले आपको और एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स का मैकेनिक्स से देखा, तो अभी हम लोग जाएंगे सॉम में। तो सॉम में आपने, या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने स्ट्रेस का कंसेप्ट पढ़ा है। ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे पी मतलब फोर्स है। एंड दूसरा एक स्ट्रेस पढ़ा था आपने, टाउ, उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, उसमें भी फॉर्मूला पी अपॉन ए है। बट डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे जो फोर्स एंड एरिया है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, मतलब फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पे जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, तो मैं उसको पैरेलल लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो उसके ऊपर इसको डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, इसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, मतलब जो एरिया रहेगा, तो ऑब्वियसली ये टेंजेंशियल है। तो ये केस में आपको यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस मिलेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये जो डिफाइन होता है वो शियर स्ट्रेस, और ये जो du है और ये dy है, तो du क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स। ओके। तो उसको अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, तो दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, dy। तो ये जो क्वांटिटी है du अपॉन dy, उसको बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। तो ये आपको समझने के पहले आपको वापस एक सॉम का कंसेप्ट बता देता हूँ। तो जब भी हम लोग शियर स्ट्रेंथ पढ़ते हैं तो क्या होता है कि एक फिक्स्ड अगर सॉलिड है और उसके टॉप सरफेस पे आपने ये ऐसा टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है, तो क्या होगा, इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, ये फिक्स्ड है तो ये ऐसे ही डिफॉर्म हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेन होता है, जैसे स्ट्रेस होता है वैसे स्ट्रेन भी आता है, मतलब डिफॉर्मेशन से जो रिलेटेड होता है। तो ये इसको एंगल जो दिया है उसको मैंने शियर स्ट्रेन बोला। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ये x होता है और ये y होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे tan फाइ मतलब x डायरेक्शन में कितना आगे गया और y डायरेक्शन में वो कितना है, तो वो tan फाइ इज इक्वल टू फाइ, तो x अपॉन y। ये हम लोग ने ऑलरेडी मॉस या सॉम में पढ़ा है शियर स्ट्रेंथ क्या होता है। बट यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। अभी वो कैसे, अभी ऑब्वियसली ये वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब अगर ये u है और ये du है, तो ऑब्वियसली
इतना वो आगे गया एक्स डायरेक्शन में, तो इतना चेंज मतलब क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका करस्पॉन्डिंग मैं अगर लेता हूं तो लेट अस अज्यूम कि ये dx था, तो dx अपॉन t ये किसका फॉर्मूला बनेगा, du का, ओके, और dy एज इट इज। तो अभी ये dx एंड dy मतलब अगर मैं इसको dx ले लूं और इसको dy ले लूं, स्मॉल है इसके लिए, तो वो किसका फॉर्मूला बनेगा वापस, शेयर स्ट्रेंथ का। बट यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ तो है ही, बट उसके साथ डिवाइडेड बाय टाइम है। तो आपको ये तो पता है कोई भी चीज को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो तो उसको रेट बोलते हैं वो क्वांटिटी का, ओके। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, मतलब शेयर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इसका स्टेटमेंट है कि जो शेयर स्ट्रेस होता है फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, मतलब ये जो है, और जो टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस आएगा ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है वो प्रोपोर्शनल रहेगा। तो अगर मैं उसको फॉर्मूला के टर्म्स में लिखूं तो आई कैन राइट टाउ विच इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, du बाय dy, ओके। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी आता है उसके बाद इक्वल टू आएगा, तो मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके आगे जाके हम लोग लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू, और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको बोलते हैं म्यू, तो du बाय dy, ओके। तो अभी हम लोग एक एक टर्म देखते हैं वापस। तो म्यू क्या होता है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले स्टार्ट करते हैं टाउ से। तो टाउ होता है शियर स्ट्रेस, जो आपने ऑलरेडी सॉम में पढ़ा है। तो इसका यूनिट क्या होगा, शेयर स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो है वो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, du बाय dy। तो अभी जस्ट मैंने बताया du बाय dy को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dx बाय dy इंटू t। तो अभी dx भी डिस्टेंस है, dy भी डिस्टेंस है, तो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज मतलब ये यूनिट लेस रहेगा, बट डिवाइड बाय टाइम है मतलब क्या हो जाएगा 1/सेकेंड। तो इसको बोलते हैं du बाय dy को रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, या फिर इसको और एक नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जैसे मैंने बताया कि जब ये रेट होता है तो वो डिवाइड बाय टाइम होता है, और जब ये ग्रेडियंट होता है तो डिवाइड बाय लेंथ होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड बाय डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको और दो अलग अलग नाम है, इसको और बोला जा सकता है रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्रेन आपको क्या बताता है कि डिफॉर्म कितना हुआ है। और एक उसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, डिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है, तो वो रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई भी बोला जा सकता है। मतलब du बाय dy जो है वो आपको क्वेश्चन में जब भी दिया जाएगा डेटा, तो उसके चार अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि वो डेटा नथिंग बट du बाय dy है, मतलब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। इसके बाद जाते हैं म्यू। तो जो म्यू है उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग ने मैकेनिक्स में पढ़ा था जब भी फ्रिक्शन पढ़ते हैं, तो बाय लॉ ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू एन। तो यहाँ पे म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बट यहाँ पे जो म्यू है वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। उसको और एक नाम है डायनामिक विस्कोसिटी, या फिर सिर्फ उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो तीन नाम हो गए, सिर्फ विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। तो अभी हम लोग को देखना है बचे हुए दो क्वांटिटी का यूनिट। तो ऑब्वियसली इसका तो यूनिट मैंने ऑलरेडी बताया कि रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम, मतलब सिर्फ 1/सेकेंड रहेगा, ओके। तो अभी यहां से मुझे म्यू का अगर यूनिट चाहिए तो ये फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू इज इक्वल टू टाउ इनटू ये du बाय dy इधर जाएगा, तो अभी ये du बाय dy उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, dy बाय du हो जाएगा, ओके। और ऑलरेडी मैंने इसका यूनिट लिखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और du बाय dy का 1/सेकेंड था, तो अभी इधर जाके वो सेकेंड बनेगा सिर्फ। तो इसका जो यूनिट है वो सिंपली क्या बनेगा, न्यूटन, स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो है ही, और जो अभी मल्टीप्लाई हुआ उसका 1/सेकेंड का उल्टा, मतलब सिर्फ सेकेंड रहेगा। सो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये किसका यूनिट है,
विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, बट अभी आगे जाके आपको जब भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हो तभी जो म्यू का यूनिट होता है वो आपको ज्यादातर सीजीएस यूनिट दिया जाता है, मतलब ये जो है वो एसआई यूनिट है। ओके, तो अभी सीजीएस मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ऑब्वियसली हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है 11th में फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशन में, न्यूटन के लिए जो सीजीएस यूनिट होता है उसको बोलते हैं डाइन। ओके, और हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो अभी उतना बेसिक में जाने का नहीं है, तो हम लोग को सिर्फ कन्वर्जन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सीजीएस चाहिए, तो अभी मैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये जो म्यू का यूनिट है उसका बात कर रहा हूँ। तो उसका सीजीएस मतलब डाइन के न्यूटन के बदले क्या आएगा, डाइन। सेकेंड तो एसआई और सीजीएस में सेम ही रहता है, और मीटर स्क्वायर के बदले आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो यूनिट है इसको बोलते हैं, नया नाम दिया है, दैट इज पॉइस। अगेन इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, बट आपको जो म्यू का वैल्यू दिया जाएगा न्यूमेरिकल में वो रहेगा पॉइस में। तो आपको उसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन कैसा है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वापस, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अभी मुझे उसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मतलब मैंने बताया कितना होता है, 10⁵ डाइन। ओके, बाद में 1 न्यूटन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाद में सेकंड का सेकंड ही रहेगा। अभी मीटर स्क्वायर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100, 100 मतलब 10⁵2, और वापस उसका स्क्वायर करना है, मतलब 10⁴ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मतलब क्या हो गया, 10⁵5 डिवाइडेड बाई 10⁴, मतलब क्या बचेगा, सिर्फ 10, और बचा क्या बाहर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट उसको ही क्या नाम है, पॉइस। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, पॉइस। मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। बट आपको जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दिया जाता है वो पॉइस में होता है, तो आपको कन्वर्जन उल्टा पता होना चाहिए, मतलब 1 पॉइस मतलब कितना। तो 1 पॉइस मतलब अभी क्या करना पड़ेगा, ये 10 इधर जाके डिवाइड होगा तो 1/10 हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। और एसआई यूनिट मतलब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये वाला कन्वर्जन पता होना चाहिए, क्योंकि आपको न्यूटन सेकंड पर मिनट एसआई टू सीजीएस कन्वर्ट करने नहीं होता है न्यूमेरिकल में, आपको पॉइस दिया जाता है और आपको एसआई में सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये एक कन्वर्जन है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद और एक क्वांटिटी बचा है बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल, वो इससे ही रिलेटेड है, विस्कोसिटी से ही रिलेटेड है। तो जिसको मैंने नाम क्या बताया था, म्यू को, डायनामिक विस्कोसिटी। तो और एक क्वांटिटी है, वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मतलब ये जो हम लोग ने लिखा था वो विस्कोसिटी है, अभी ये क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डायनामिक विस्कोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, मतलब उसका डेफिनेशन ही यही है। अभी इसमें जो सिंबल यूज हो रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए वो न्यू है, मतलब ये जो था वो म्यू, एम यू ग्रीक सिंबल है, और ये जो ये वी नहीं है, ये ऐसा वाला सिंबल है, और इसको नाम है न्यू। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका डेफिनेशन है म्यू मतलब रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो। तो रो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है क्या होता है, मास डेंसिटी। सो डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी इज नथिंग बट योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अभी ये तो इजी है फॉर्मूला, अभी मुझे सिर्फ यूनिट डिराइव करना है। तो अभी मुझे बताओ, हम लोग ने म्यू का यूनिट क्या देखा अभी जस्ट, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट का बात कर रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय रो का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर, बट वो डिनोमिनेटर में, तो अगर मैं उल्टा ऊपर जाके उसको मल्टीप्लाई करूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब केजी पर मीटर स्क्वायर का मुझे उल्टा मीटर क्यूब का मीटर क्यूब अपॉन केजी लिखना पड़ेगा। तो क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर एंड ये मीटर गया, तो क्या बचा, न्यूटन सेकेंड, और यहाँ से एक मीटर बचा, और नीचे क्या बचा, केजी। ठीक है, बट अभी केजी और न्यूटन आगे जाके और सिंप्लीफाई हो सकता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि केजी एंड न्यूटन में क्या रिलेशन है। तो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये ऑलरेडी पढ़ा है हमने। तो एम ए मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन,
तो मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यही यूनिट को हम लोग ने नया नाम क्या दिया था, न्यूटन। तो अभी जहाँ पे न्यूटन है वहां पे ये सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या हो जाएगा आगे जाके, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन का आ गया, बाकी का जो बचा है ऐसे ही रहेगा, सेकेंड मीटर और नीचे वापस केजी आएगा। तो केजी केजी कैंसिल हो गया, एक सेकेंड स्क्वायर यहाँ से और ये एक सेकेंड यहाँ से, तो बचेगा क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये किसका यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मतलब म्यू का यूनिट है। ओके, बट अभी ये कौन सा यूनिट है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब ऐसा यूनिट है। बट जैसे हम लोग ने सीजीएस यूनिट ऑफ म्यू पढ़ा था, वैसे हम लोग को सीजीएस यूनिट ऑफ न्यू भी पढ़ना है, विच इज, तो ऑब्वियसली अभी एसआई टू सीजीएस कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर टू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेकंड तो वैसे ही रहेगा। ओके, तो अभी ये जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको भी वापस नया नाम दिया है और वो होता है स्टोक। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्टोक इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अभी वापस मुझे कन्वर्जन पता होना चाहिए कि ये जो ऐसा है और ये सीजीएस है, मतलब स्टोक है, उसके बीच का रिलेशन। तो आई एम स्टार्टिंग विथ ये 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अभी मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो 100 मतलब 10⁻², वापस उसका स्क्वायर मतलब ऊपर आएगा 10⁻⁴। तो मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे सेकंड। बट ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का ही नाम क्या है, स्टोक। ओके, तो अभी इसको उल्टा लिखोगे, मतलब अभी मुझे किसका कन्वर्जन पता चला, एसआई टू सीजीएस, बट अभी आपको जो यूनिट दिया रहेगा वो स्टोक में दिया रहेगा। तो 1 स्टोक क्या हो जाएगा, अभी ये 10⁻⁴ अपोजिट साइड में आएगा, तो ये 1/10⁻⁴ हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻⁴, और ये आपको यहाँ पे मिलेगा एसआई यूनिट। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस याद रखने हैं यूनिट्स के लिए। ठीक है, पहला है फॉर म्यू विच इज डायनामिक विस्कोसिटी, और उसका सीजीएस यूनिट 1 पॉइज होता है, और उसके लिए 10⁻⁻1, मतलब जो पॉइज में वैल्यू दिया रहेगा आपको सिर्फ 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको उसका एसआई में आंसर मिल जाएगा, एसआई यूनिट में। सेम वे दूसरा जो सीजीएस यूनिट है वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू का, वो होता है स्टोक। और स्टोक को मुझे अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो वापस मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद रखना है 10⁻⁻⁴। तो आपको ये दो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद रखना है 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁻⁴, जो आपको आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। ओके, इसमें न्यूमेरिकल में और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो टाउ है, शियर स्ट्रेस, तो उसके लिए ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अभी जो हम लोगों ने डिराइव किया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। ओके, बट और एक फॉर्मूला आपको टाउ का याद रखना है, जो आपको ऑलरेडी मैकेनिक्स से, मतलब सॉम से पता है। तो टाउ क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो टाउ का दूसरा फॉर्मूला F/E। अभी यहाँ पे मैंने P क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में मोस्टली जो P सिंबल यूज होता है वो प्रेशर के लिए यूज होता है। ओके, और प्रेशर भी वापस फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। ओके, बट अभी शियर स्ट्रेस के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे फोर्स के लिए F। ठीक है, तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, आपको पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज करके पहले टाउ मिलेगा, और टाउ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको F मिलेगा। मतलब आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो मोस्टली फाइंड द फोर्स होता है, मतलब ये फोर्स कौन सा होता है, रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन द लेयर्स, मूवमेंट ऑफ द लेयर्स। तो आपको F का फॉर्मूला क्या मिलेगा, टाउ इनटू एरिया। तो ऑब्वियसली ये एरिया कौन सा होता है, जो फ्लूइड को, फ्लूइड का जो फोर्स होता है उसको टेंजेंशियल वाला जो एरिया होता है वो। ओके, तो आपको आगे जाके अभी ये एक फॉर्मूला और याद रखना है, क्योंकि आपको फोर्स निकालना है। तो आपको पता है कि स्ट्रेस इनटू एरिया, बट ये एरिया कौन सा, जो टेंजेंशियल एरिया होगा। ओके, नाउ विद दिस नॉलेज वी आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और अकॉर्डिंगली उसका डायग्राम बना देंगे, और फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या डेटा दिया है। टू लार्ज हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मुझे पहले
दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स दिखाना है। तो लेट अस अज्यूम कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है और वो लार्ज है। लार्ज है मतलब क्या, वो मोस्टली फिक्स्ड रहेगा, वो मतलब मूव नहीं होगा। ठीक है, ओके। और एक जो दूसरा प्लेट है वो कितना डिस्टेंस पे उसका पैरेलली होगा, मतलब वो 2.5 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2.5, मतलब दो प्लेट्स का डिस्टेंस बीच का 2.5 सेंटीमीटर है। तो अभी ये दो फिक्स प्लेट्स है और जिनके बीच का डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर, और have liquid of viscosity 0.8 न्यूटन सेकेंड पर मीटर filled between them, मतलब ये दो प्लेट्स के बीच में एक लिक्विड फिल किया है और वो लिक्विड का मुझे विस्कोसिटी, तो सिर्फ विस्कोसिटी मतलब कौन सा, म्यू, डायनामिक विस्कोसिटी, वो विस्कोसिटी दिया है। ओके, तो ये जो फ्लूइड है उसके लिए मुझे क्या डेटा दिया है कि डेटा में मुझे म्यू दिया है और वो कितना है 0.8। बट अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जो यूनिट दिया है वो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आपने जस्ट पढ़ा कि डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो उन्होंने सिर्फ मीटर दिया है, तो दैट इज वन मिस्टेक देयर। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस कि अगर क्वेश्चन में कुछ गलती है तो आपको पता होना चाहिए पहले से। ओके, अभी इसके बाद क्या किया है, what force is required to pull a thin plate of negligible thickness and area 0.5 meter square between the two large plates at speed of 0.5 meter per second, मतलब अभी आपको एक थिन प्लेट रखना है किधर, बिटवीन दीज टू प्लेट्स, और वो फ्लूइड में रहेगा, वो जो प्लेट रहेगा वो फ्लूइड में रहेगा, बट उसका थिकनेस निग्लिजिबल दिया है, बट उसका एरिया दिया है। तो अगर मैं वो फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, सपोज मैंने ऐसे रखा है, तो वो मुझे फ्रंट व्यू से सिर्फ एक लाइन दिखेगा। ओके, बट अब टॉप व्यू से देखोगे तो वो कौन से शेप का प्लेट है वो आपको समझेगा। बट अभी यहाँ पे शेप मैटर नहीं करेगा, क्योंकि शेप से आपको कौन सा डेटा चाहिए कि वो एरिया उसका कितना है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम, फॉर अजम्पशन एक करते हैं कि ये जो प्लेट है अगर आप ऊपर से देखोगे तो लेट अस अज्यूम कि वो स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगल शेप का ऐसा एक प्लेट है। तो आपको ये वाला एरिया, एक्चुअली प्लेट अंदर फ्लूइड के अंदर है, बट सामने से देखोगे तो सिर्फ आपको लाइन दिखेगा। अभी आप टॉप व्यू से देखोगे, ग्राफिक्स में आपने पढ़ा रहेगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू, तो जब भी आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको वो एरिया दिखाई देगा। बट वो कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको डेटा ऑलरेडी दिया है रिगार्डिंग प्लेट विच इज एरिया। तो आपको एरिया पता है, तो वो शेप क्या है वो मैटर नहीं करता है। तो वो डेटा लिख लेते हैं कि जो ए है मतलब एरिया है वो दिया है मुझे 0.5 मीटर स्क्वायर, और जो प्लेट, ये जो प्लेट मूव हो रहा है वो कितने स्पीड से मूव हो रहा है, एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मुझे लेट अस अज्यूम कि इसको ये डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मुझे वेलोसिटी v दिया है। तो v कितना दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑब्वियसली फ्लूइड स्टेशनरी है और प्लेट मूव हो रहा है। ओके, तो अभी पूछा क्या है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, बट उसके लिए दो अलग अलग सिचुएशन दिया है। तो पहला सिचुएशन क्या है, जब भी वो प्लेट, थिन प्लेट इज इन द मिडल ऑफ द टू लार्ज प्लेट्स, मतलब ये इसको ऐसे रखा है कि वो एग्जैक्टली ये जो 2.5 है उसके सेंटर में रहेगा। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ये ऊपर वाला डिस्टेंस उसका हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.25, और नीचे वाला भी कितना रहेगा उतना ही रहेगा 1.25। ठीक है, तो अभी मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं जो ऊपर वाला डिस्टेंस है उसको y1 बोलता हूँ और नीचे वाला जो डिस्टेंस है उसको y2 बोलता हूँ। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट डेटा है उसमें क्या बोला है कि वो मिडवे, मतलब y1 इज इक्वल टू y2 में क्या लिखूंगा 2.5 का हाफ, मतलब 1.25 सेंटीमीटर। ओके, और जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए क्या डेटा दिया है, थिन प्लेट इज एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द लार्ज प्लेट्स। तो लेट अस अज्यूम कि जो 1 सेंटीमीटर है ऊपर वाले प्लेट्स के साथ है, तो y1 को मैं लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली मुझे बता सकते हो आप कि y2 कितना बचेगा, तो y2 कितना बचेगा 2.5, ऊपर से 1 गया
तो -1 तो 1.5 बचेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, तो हम लोग को अभी सॉल्यूशन उसका स्टार्ट करना है। बट यहाँ पे पूछा क्या है आपको, ये हो गया डेटा। टू फाइंड क्या है कि यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट होगा और सेकंड केस में भी फोर्स कितना एक्ट होगा। ओके, तो ये फोर्स कितना रिक्वायर्ड है इसको पुल करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी जब ये प्लेट, ये जो फ्लूइड है जिसका विस्कोसिटी दिया है, उसमें से ये प्लेट मूव होगा, सपोज वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, और वो फोर्स की वजह से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस, बिकॉज ये जो एरिया है प्लेट का नीचे वाला और ऊपर वाला, उसको फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे तो शियर स्ट्रेस आने वाला है। तो शियर स्ट्रेस आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से उसका फॉर्मूला पता है। ओके, तो फर्स्ट मैं वो फॉर्मूला लिखता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो पहले हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से तो मैं फर्स्ट केस के लिए स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। तो उसके लिए टाउ, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से मुझे टाउ का डेफिनेशन पता है, म्यू इनटू डी यू बाय डी वाई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसे कितने फोर्सेस होंगे, ऑब्वियसली हम लोग को अभी ऊपर वाला एरिया, अगर सपोज ये प्लेट है तो उसका ऊपर एक सरफेस रहेगा, वैसे ही सेम एरिया का सरफेस नीचे भी रहेगा। ओके, तो अभी उसके दो सरफेसेस हमें कंसिडर करना है। बट ये जो डी यू बाई डी वाई होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लूइड लेयर्स होता है। बट अभी ये टू फ्लूइड लेयर्स मतलब ये ऊपर वाला लेयर एंड नीचे वाला लेयर नहीं। तो हम लोग को अभी कौन से दो लेयर्स कंसिडर करने हैं, तो पहला लेयर होगा जो एक फिक्स प्लेट के साथ कांटेक्ट में होगा। तो जो लार्ज टू प्लेट्स है, तो पर सपोज मैंने ऊपर वाला प्लेट कंसिडर किया, तो जो फ्लूइड, एक लेयर फ्लूइड का ये लार्ज प्लेट के साथ कांटेक्ट में है, तो ये प्लेट तो स्टेशनरी है, लार्ज है, तो अभी उसके साथ जो कांटेक्ट में रहेगा फ्लूइड लेयर, उसका वेलोसिटी मतलब वो भी स्टेशनरी रहेगा। तो लेट अस अज्यूम कि इसके साथ जो फिक्स्ड लेयर है उसका वेलोसिटी भी जीरो रहेगा। सेम वे जो नीचे फिक्स्ड लेयर है, मतलब फिक्स प्लेट है, उसके साथ जो कांटेक्ट में फ्लूइड रहेगा, फ्लूइड लेयर रहेगा, वो पर्टिकुलर लेयर का वेलोसिटी भी जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो अभी जो ये दो एडजेसेंट लेयर का बात करूंगा, तो वो कौन से लेयर रहेंगे, तो पहला तो लार्ज प्लेट के साथ जो फ्लूइड लेयर कांटेक्ट में रहेगा, और दूसरा जो स्मॉल प्लेट जो आप वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो उसका ऊपर वाला एरिया। मतलब अगर मैं ऊपर वाले फिक्स सरफेस के साथ डील कर रहा हूँ, तो उसका करस्पॉन्डिंग दूसरा लेयर कहाँ का लूंगा, जो ये प्लेट के ऊपर वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में। तो ऑब्वियसली ये प्लेट के ऊपर वाला सरफेस के साथ जो एरिया रहेगा, उसके साथ जो कांटेक्ट में फ्लूइड रहेगा, उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, जितना ये प्लेट वेलोसिटी से मूव हो रहा है उतना ही वो फ्लूइड लेयर का वेलोसिटी रहेगा। मतलब इधर का फ्लूइड लेयर वेलोसिटी जीरो है, और ये ऊपर वाला, सपोज मैं अभी यहाँ पे ऊपर एक लेयर दिखा रहा हूँ, ये ब्लू लाइन, तो वैसे एक लेयर नीचे भी रहेगा प्लेट के। तो ये लेयर और यहाँ का एक लेयर, तो अभी ये अपने दो एडजेसेंट लेयर हो गए। वैसे ही नीचे वाले लेयर के साथ मुझे ये नीचे वाले प्लेट का लेयर कंपेयर करना पड़ेगा। तो अभी मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दो बार यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहेंगे फ्लूइड के। ठीक है, तो अभी पहला जो ये वाला और ऊपर वाला सरफेस है, अगर ये दो लेयर का बात करता हूँ मैं, तो उसके लिए डी निकालना है मुझे। डी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये केस में डी आप क्या लिखो कि यहाँ पे एक लेयर का वेलोसिटी जीरो है, दूसरे लेयर का वेलोसिटी v है, जो दिया है मुझे 0.5। तो चेंज कितना हुआ, डी यू इज इक्वल टू v माइनस यू, और u जीरो है और v 2.5 है, तो डी कितना मिलेगा, 2.5 माइनस जीरो मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अभी जो दूसरा पार्ट है वो dy है, तो dy क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर्स। मतलब ये प्लेट के ऊपर वाला लेयर और वो फिक्स सरफेस वाला लेयर, इनके बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं, तो ये लेयर अगर थिकनेस निग्लिजिबल है तो हम लोग ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 1.25, मतलब dy कितना दिया है आपको, 1.25, बट वो 1.25 सेंटीमीटर में दिया है, तो ऑब्वियसली उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अभी आपके पास म्यू का वैल्यू है, अभी आपके पास डी यू है, डी वाई है, तो यहाँ से आपको टाउ मिल जाएगा। ओके, तो टाउ है तो म्यू का 0.8 इंटू डी यू मतलब 2.5,
एंड dy 1.25 इंटू इंटू 10⁻² है, तो वो ऊपर जाके 10⁻² बनेगा। ठीक है, हम लोग ये सॉल्व करेंगे बाद में। अभी मुझे बताओ कि यहाँ से अगर मुझे टाउ मिला तो करस्पॉन्डिंग फोर्स कैसे मिलेगा, मतलब शियर स्ट्रेस। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला, दूसरा टाउ का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था। ओके, तो जैसे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से एक फॉर्मूला मिलता है, वैसे हमें मैकेनिक्स मतलब सॉम्प से एक फॉर्मूला मिलता है, वो होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं ये जो टाउ का आंसर आएगा अगर इक्वेट करता हूँ वापस फोर्स अपॉन एरिया से, तो मुझे यहाँ से जो टाउ का आंसर आएगा उससे मुझे एफ मतलब फोर्स मिलेगा। तो फोर्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टाउ इनटू एरिया। ठीक है, तो हम लोग इसका वैल्यू बाद में निकालते, बट अभी एरिया कितना है, तो एरिया तो हम लोग को ऑलरेडी दिया है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो आंसर है उसको मुझे 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग ने एक मिस्टेक किया है डेटा लिखते टाइम। हाँ, ये 2.5 नहीं है, बी 0.5 दिया है, तो ये 2.5 के बदले 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0.5 लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ पे टाउ इनटू एरिया करोगे तो फोर्स मिल जाएगा। ओके, सो पहले हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं। तो अपने पास यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कैल्सी दिख रहा है, तो वो यूज करके हम लोग वो वैल्यू निकाल देंगे। ओके, तो क्या है कैलकुलेशन में, 0.8 इंटू 0.5 इंटू 10⁻², मतलब 100 करूंगा डायरेक्टली, और ये जो आंसर आएगा उसको मुझे डिवाइड करना है 1.25 से। तो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे 32। तो ये जो आंसर है टाउ का वो हम लोग पहले लिखेंगे। तो ये था 32, और इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आगे जाके मुझे क्या करना है, फोर्स निकालना है, तो वो टाउ इंटू एरिया, मतलब 32 इंटू एरिया कितना है, अगेन 0.5 मतलब हाफ, तो 32 डिवाइड 32 इंटू हाफ मतलब क्या कितना हो जाएगा 16। तो फोर्स कितना मिला मुझे, 16 न्यूटन। ठीक है, तो अभी यहां से आगे अभी मुझे फोर्स मिल गया, बट अभी ये जो फोर्स मिला वो सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे जितना रेजिस्ट होगा, मतलब प्लेट ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ऊपर वाले सरफेस पे ये रेजिस्टेंस ऑफर होगा, तो प्लेट को मूव करना है तो ये रेजिस्टेंस ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब ये डायरेक्शन में भी मुझे फोर्स, सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बट ऐसा और एक फोर्स नीचे के सरफेस के लिए भी लगेगा। ठीक है, तो पूछा क्या था, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल द थिन प्लेट, मतलब ये फोर्स अगर मुझे थिन प्लेट आगे मूव करना है तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो ऊपर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, वैसे नीचे ही मतलब दो ऐसे एक्ट होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में मुझे जो फोर्स लगेगा वो ट्वाइस लगेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये तो हो गया एक कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको F1 बोलता हूँ तो ये टाउ1 हो जाएगा, मतलब हम लोग सिर्फ ऊपर के पार्ट के लिए किया, वैसे ही मुझे F2 मिल जाएगा। और ये केस के लिए मैं लिख सकता हूँ कि F1 इज इक्वल टू F2, बिकॉज प्लेट मिडवे है, तो नीचे के पार्ट के लिए भी अगर मैं F2 कंसिडर करता हूँ तो उसके लिए भी dy सेम रहेगा, वेलोसिटी तो सेम ही है, और म्यू तो एक ही फ्लूइड है तो सेम ही रहेगा, मतलब F1 इज इक्वल टू F2 रहेगा। और टोटल फोर्स चाहिए तो मुझे F1 प्लस F2 ऐड करके मिलेगा। तो एक फोर्स F1 कितना है 16, तो मुझे 16 प्लस 16 मतलब टोटल 32 न्यूटन फोर्स मिलेगा। सो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ओके, अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में सिर्फ क्या अलग है, बाकी सब सेम है, सिर्फ ये जो डिस्टेंसेस है वो अलग अलग है। मतलब पहले ऊपर वाले दो लेयर के बीच में 1 सेंटीमीटर है और नीचे वाले दो लेयर के बीच में 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 2.5 है। ठीक है, तो अभी अगर मैं स्टार्ट करूं तो फर्स्ट पार्ट के लिए जब मैं टाउ1 निकालूंगा तो फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा, अगर ऊपर का बात कर रहा हूँ करस्पॉन्डिंग टू F1, तो म्यू तो मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू म्यू तो म्यू1 म्यू2 नहीं रहेगा, म्यू को तो सेम ही है,
बट अभी मुझे du बाई dy उसको ऊपर वाले पार्ट के लिए तो मैं वहां पे 1 लिख रहा हूँ। तो अभी du फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, वापस सेम वेलोसिटी सेम, ये 0, तो प्लेट का वेलोसिटी तो सेम है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ dy वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। तो अभी डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स कितना हो गया, 1.25 के बदले फर्स्ट केस में 1.25 है, अभी सेकंड केस के लिए सिर्फ 1 दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ डेटा, dy जो है वो 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2 इतना लेना है मीटर में। तो अभी अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ वापस, तो वापस सेम कैलकुलेशन, म्यू के बदले 0.8, du के बदले मतलब 0.5 एंड सिर्फ 1.25 के बदले 1 आएगा, और ये 10⁻² ऊपर जाके 10⁻² बनेगा। तो मुझे τ1 मिलेगा। तो एक बार τ1 मिला तो करस्पॉन्डिंग फोर्स F1 मिलेगा, विच इज τ1 इंटू एरिया। अभी वापस एरिया में भी A1 A2 ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना ऊपर एरिया रहेगा उतना ही नीचे एरिया रहेगा, ओके। बट यहाँ पे F1 के जैसे जो F2 मिलेगा वो सेम नहीं रहेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में F1 एंड F2 इक्वल था प्रीवियस केस में, बट अभी सेकंड केस में F2 अलग रहेगा। तो ये कैलकुलेशन हम लोग बाद में करते हैं, पहले F2 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। तो वैसे अभी τ2 का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो वहां पे क्या चेंज रहेगा, म्यू सेम, du बाई dy में du सेम, बट यहाँ पे जो dy रहेगा, अभी वो डिस्टेंस बिटवीन नीचे के दो लेयर्स, तो वो कितना दिया है, ऊपर का 1 है तो नीचे का कितना बचेगा 1.5, तो यही चेंज है। तो 1.5 सेंटीमीटर में, तो 1.5 इंटू 10⁻² मीटर में। तो यहाँ पे τ2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, τ2 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 0.5, du तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे 1.5 आएगा, और नीचे का जो 10⁻² है ऊपर जाके 10⁻² बनेगा। अभी सिमिलरली τ2 के करस्पॉन्डिंग आपको F2 मिलेगा अलग से। तो F2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, τ2 इंटू एरिया, ठीक है। तो अभी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, A1 A2 नहीं रहेगा, एरिया एक ही है, ठीक है। तो अभी सेकंड पार्ट का कैलकुलेशंस करते हैं। तो अभी यहाँ पे 0.8 इंटू 0.5 और इंटू 100, तो फर्स्ट τ1 का आंसर आ रहा है मुझे 40, तो ये आंसर था 40, और यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी मुझे एरिया से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 40 इंटू 0.5, एरिया 0.5 दिया है, मतलब 40 इंटू हाफ, मतलब कितना मिलेगा आंसर 20 न्यूटन, ठीक है। तो F1 का आंसर मिला। सिमिलरली अभी यहाँ पे देखोगे तो इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैल्सी में। तो ये कितना है 0.8 इंटू 0.5 इंटू 100, और ये जो आंसर आएगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1.5 से। तो ये आंसर आ रहा है 26.67। तो ये थोड़ा सा अलग आ रहा है, और इसका वापस यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वापस एरिया से। ये जो टाउ का आंसर है, तो एरिया कितना था 0.5, तो ये जो आंसर आया उसको ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से। तो मुझे क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग फोर्स F2 मिलेगा। तो F2 का आंसर आ रहा है 13.33, मतलब इसका हाफ हो जाएगा 0.5 मतलब, और यूनिट रहेगा न्यूटन। तो अभी आपको सेकेंड केस के लिए F1 का वैल्यू अलग मिला, F2 का आंसर में अलग मिला। तो ये फर्स्ट पार्ट का था F1 प्लस F2। तो अभी सेकेंड पार्ट के लिए जो F रहेगा, टोटल फोर्स है, वो भी रहेगा F1 प्लस F2। बट फर्स्ट केस में हम लोग ने अलग अलग नहीं फाइंड आउट किया था, F1 इज इक्वल टू F2 था, तो सिंपली मल्टीप्लाई किया बाय 2, मतलब 16 मिला था, तो आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 32 मिला। बट यहाँ पे F1 का आंसर अलग है F2 का, तो F1 20 है एंड F2 13.33 है। तो ऑब्वियसली ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया। तो F का आंसर क्या मिलेगा आपको 33.33, और यूनिट रहेगा न्यूटन। तो आपको समझा, ये हो गया फर्स्ट केस का आंसर, और ये है अभी सेकंड केस का आंसर। तो सिर्फ सेकंड केस में आपको क्या याद रखना है कि बाकी सब सेम रहता है, सिर्फ जो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स है वो पोजीशन अलग होने के कारण प्लेट का
वो चेंज हो रहा है y1 एंड y2 से। फर्स्ट केस में दोनों इक्वल था, तो इसके लिए हम लोग को फर्स्ट केस में सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करना पड़ा, और दूसरा शेयर स्ट्रेस एंड दूसरा फोर्स उसकी जितना ही होगा, बिकॉज अरेंजमेंट मिडवे है, मतलब सेम ही रहेगा ऊपर एंड नीचे। बट यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर का अलग एंड नीचे का अलग। तो आपको टोटल फोर्स निकालना है, तो प्लेट के ऊपर के सरफेस पे जो F1 है एंड नीचे के सरफेस को जो F2 अपोज कर रहा है, तो वो जितना अपोज हो रहा है उतना ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको प्लेट को पुल करना है, मतलब मूव करना है तो। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ठीक है, तो एज आई सेड बिफोर, अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये जनरल डेमो था, बट आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके क्वेश्चन सेट के हिसाब से आपका रेगुलर लेक्चर्स लिया जाएगा। सो आई होप कि आपको ये डेमो पसंद आया रहेगा। आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर जो थियोरी मैंने एक्सप्लेन किया है, कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।